हमने टॉपिक लिया है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं अपनी तरफ, तो उसको कह सकते हैं फोर्स। यानी ये जो करने के लिए जो भी हमने तो ताकत लगाई है, उस ताकत को ही कह सकते हैं फोर्स। द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास कॉजेस इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो इसको क्या कहते हैं? तो यानी कि हमारी ताकत लगाने की वजह से, अगर मान लीजिए कोई तो बॉडी है जिसका कोई मास है, अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी। तो चेंज इन इट्स वेलोसिटी, तो उसको ही क्या कहेंगे? तो इसको ही फोर्स ऐसा कहेंगे। तो ऐसा यूनिट होता है वो फोर्स का न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट होता है वो डाइन होता है। अगर हम 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है? अगर हम किसी बॉडी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वो बॉडी मान लीजिए रेस्ट है तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। अगर मान लीजिए वो बॉडी ऑलरेडी मूविंग में है यानी मोशन में है, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा या रुक जाएगी। अगर वो बॉडी ऑलरेडी स्पीड में चल रही है तो उसका क्या हो सकता है, हम उसका स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसका हम क्या है कि डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। अगर कोई बॉडी है जो, तो उसका बॉडी का शेप या साइज वो भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि क्या, उसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो फोर्स का जो फार्मूला है वो है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर बहुत इसमें देखें तो ये हो जाएगा m इंटू dp/dt। हाँ, आगे जाके हम पढ़ेंगे ये हायर स्टैंडर्ड में। 1 न्यूटन होता है 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन तक 10⁵ डाइन होता है। फोर्स 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है यानी कि जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ टच में आना ज़रूरी है, तो इसको कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, यानी मान लीजिए हमको बॉल को उठाना है, अगर को उठाना है तो हमको हाथ से उसको उठाना पड़ेगा, यानी कि बॉल और हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, तो एक कॉन्टैक्ट आ जाएगा, उसको कहेंगे मस्कुलर फोर्स या मैकेनिकल फोर्स। यानी मान लीजिए कोई भी मशीन है, तो मशीन में अगर कोई भी 2 पार्ट अगर मूव कर रहे हैं एक साथ, तो उसको क्या कैसे कहेंगे, तो मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। और उसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। जब भी कोई भी 2 सरफेसेस अगर एक दूसरे के साथ, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है कि कांटेक्ट में आ रहा है इस पर्टिकुलर जगह में, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या क्या है कि जिसमें कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है 2 ऑब्जेक्ट को, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया या मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच टेंड टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटरैक्टिंग। मान लीजिए आप क्रिकेट की बॉल है और ये आपकी रोल करते हुए मान लीजिए ग्राउंड पे जा रही है, तो ये कुछ समय के बाद जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो उसकी वेलोसिटी हो, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, बॉल एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो अगर बॉल स्टेडी स्टेट में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई तो फोर्स रहेगा कि जिसने इस बॉल का स्पीड को कम किया रहेगा, तो उस फोर्स को ही कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक्चुअली ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होता है कि मोशन जो है या वेलोसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसको कम करता है या उसका स्पीड कम कर देता है, ऐसा कहा तो भी चलेगा। वेट क्या होता है, मान लीजिए अगर हम कहीं ज़मीन पर मान लीजिए खड़े हैं, तो ज़मीन पर खड़े होने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे के साइड में हमारा फोर्स अप्लाई करेंगे, वो रहेगा mg। तो ज़मीन भी क्या है, ज़मीन का जो सरफेस है वो भी हमें एक्चुअली इक्विवेलेंट फोर्स से, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के फोर्स से हमें पुश करेगा। तो ये उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स को नॉर्मल फोर्स। तो वेट जो होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि क्या होगा, मास इंटू जी। तो इसको गिनते हैं kgf यानी कि किलोग्राम फोर्स में भी गिनते हैं, और एक्चुअली इसको वेट को हम न्यूटन में भी गिन सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट विच मेक्स देम फॉल ऑन द लैंड। मान लीजिए ये आपका अर्थ है और अर्थ का मान लीजिए सेंटर है, तो अगर इसके ऊपर अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ एक्चुअली पुल किया जाता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। weight of the body is the force that is pulled by the earth toward its center।
मान लीजिए ये कोई तो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस पे खड़ा है मान लीजिए, तो एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पुल किया जाएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ पुल किया जाएगा। तो ये जो पुल है, इस पुल को ही क्या कहेंगे, वेट ऑफ द बॉडी कहा जाएगा। वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स दैट इज पुल्ड, दैट इज द फोर्स पुल्ड बाय द अर्थ टूवर्ड इट्स सेंटर। यानी कि जितना भी पुल है अर्थ के सेंटर की तरफ, उस पुल को ही क्या कहा जाएगा, तो बॉडी का वेट कहा जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी। मान लीजिए अगर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को हम मान लीजिए अगर हम फोर्स दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो यानी कि ये जो है कि बॉडी यहाँ सीधे चली जाएगी ऐसे, राइट। तो ऐसे अगर चली जाएगी तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इस लाइन के अलॉन्ग हमारा फोर्स लग रहा है, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो फोर्स लग रहा है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो एक्चुअली स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स स्ट्रांगर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। यानी कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी है या कोई मैग्नेट है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके मुकाबले में जो न्यूक्लियर फोर्स रहेगा वो 100 टाइम्स क्या रहेगा, तो स्ट्रांगर रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि मान लीजिए कोई आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए कोई तो पॉजिटिव चार्ज है, और ये मान लीजिए दूसरा एक कोई तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मान लीजिए ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे, एक जगह पे खड़े हैं, तो इसको स्टैटिक चार्जेस कहेंगे। जो स्टैटिक चार्जेस जो भी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो एक्चुअली अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी हो सकते हैं। दीज आर अट्रैक्टिव ऑल्सो। मान लीजिए चार्जेस सेम है तो रिपल्शन हो जाएगा, एंड अपोजिट है, अगर सेम है तो रिपेल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस सेम है तो रिपेल हो जाएगा, और अगर दोनों चार्जेस अपोजिट है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्टेशनरी चार्जेस ही प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन when the surface of one object comes in contact with the surface of another object। मान लीजिए ये कोई तो आपके ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपका बॉल रोल हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बॉल कांटेक्ट में आ रही है ग्राउंड के साथ, तो वहाँ क्या करेगा कि एक्चुअली जो ग्राउंड है वो उसको है ना, बॉल आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड उसको कहाँ पुल करना चाहता है, पीछे। तो फोर्स तो लग रही है आगे, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, पीछे। Force that resists the motion when the surface of one object comes in contact with the surface of another object। फ्रिक्शनल फोर्स के यूज़ क्या है, इसकी वजह से मशीनें चलती है, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो कोई भी दो सरफेसेस से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट आके एक्चुअली फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और यानी कि वो चल नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन ऑफ टायर्स, यानी कि अगर जो टायर है, टायर एक्चुअली ज़मीन के साथ घिसते हैं या फ्रिक्शन करते हैं, इसकी वजह से कार मूव कर सकती है। इवन हम भी है, तो हम जब चलते हैं ज़मीन पर, तो एक्चुअली जब चलने के टाइम में अगर हम एक्चुअली ज़मीन को क्या करते हैं, ज़मीन के साथ हम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से हम चल सकते हैं। और जो मैं अभी ये पेन के साथ लिख रहा हूँ, एक्चुअली देखिए ये जो पेन है, तो पेन का जो सरफेस है, पेन का सरफेस दिखने में एक्चुअली ऐसे आपको स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो एक्चुअली सरफेस कैसा रहेगा, ऐसे रफ रहेगा। तो इसकी वजह से मुझे ग्रिप करना आसान है, तो इसकी वजह से क्या मैं पेन को पकड़ सकता हूँ और इसको क्या कर सकता हूँ, इससे साथ में लिख सकता हूँ। तो लिखने के लिए भी ये फ्रिक्शन ज़रूरी है। यानी कि अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो दुनिया की ऑलमोस्ट सब चीज़ें ही कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि कुछ भी फंक्शन नहीं रहेगा विदाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन है, इसके लिए सब चीज़ें चल रही है दुनिया में। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, तो यानी कि सरफेस कितना स्मूथ है, अगर मान लीजिए स्मूथ सरफेस रहेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा। और अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि वेट कितना है बॉडी का, अगर वेट ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, और अगर मान लीजिए वेट बॉडी का कम रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। तो मान लीजिए कोई तो बॉडी है और उसको हमने ज़मीन पर रख दिया है, तो बॉडी क्या है, बॉडी का वेट के नीचे कितने लग रहा है, mg, और ज़मीन जो है, तो ज़मीन उसको ऊपर ढकेल रही है कितने फोर्स से, नॉर्मल, तो n हमने उसको डिनोट किया। तो ये जो mg है और ये नॉर्मल है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, तो नॉर्मल क्या है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल जो फोर्स है उसका फार्मूला होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल फोर्स, यानी कि आप उसको फोर्स परपेंडिकुलर ऐसे कहा तो भी चलेगा। तो यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। म्यू क्या होता है, तो म्यू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि अगर स्मूथ सरफेस रहेगा
तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम रहेगा। अगर अगर सरफेस अगर रफ रहेगा तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा। और एन क्या है? नॉर्मल हमने यहाँ देखा, अगर मान लीजिए यहाँ एग्जैक्टली 0 एंगल बना रहा है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस बॉडी का जो सरफेस है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो 0 एंगल बना रहा है। तो जो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, एन की जगह mg लिखे, यानी वेट ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा म्यू mg। तो ये जो फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन भी हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में ही मेजर करते हैं, SI यूनिट में। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट मेक 0 डिग्रीज विद द सरफेस, तो ये हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg। अगर मान लीजिए कोई तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऐसा है जो सरफेस के साथ मान लीजिए थीटा डिग्री बना रहा है, और ये कोई तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? नॉर्मल अलग हो जाएगा, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये जो mg जो है, तो mg के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा mg साइन थीटा, और एक क्या बनेगा? तो यहाँ से एक्चुअली ये बनेगा mg कॉस थीटा। यानी ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा? तो mg कॉस थीटा। इस केस में क्या हो जाएगा? नॉर्मल ये mg कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, किसी एंगल में रखा है, तो एंगल में रखने के बाद जो नॉर्मल रहता है वो आता है उसका mg कॉस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ जो एंगल लिया है वो ग्राउंड के साथ लिया है। और ये एक्चुअली थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ग्राउंड और सरफेस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ को पुश करना चाहते हैं, मान लीजिए ग्राउंड पे कोई तो चीज़ रखी है, आप इसको पुश करना चाहते हैं, तो इसका एक मैक्सिमम फ्रिक्शन रहेगा कि भाई इसके नीचे अगर आपने फोर्स लगाया, इसका जो मान लीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन है, मान लीजिए 10 न्यूटन है, मान के चलिए, और अगर आपने मान लीजिए 9.9 न्यूटन तक अगर फोर्स लगाया आगे, तभी ये जो बॉडी है वो हिलेगी नहीं। तो यानी कि आपको अगर उसको हिलाना है तो उसको क्या है, 10 न्यूटन से थोड़ा ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये बॉडी मूव करेगी। तो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है या मैक्सिमम फोर्स है कि जितना आपको मिनिमम लगाना पड़ेगा टू मूव द बॉडी, तो इसको ही कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट फ्रिक्शन रहता है। यानी कि जो भी उसके बाद हम जो फ्रिक्शन पढ़ने वाले, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन है, फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मान लीजिए एक बॉडी ऑलरेडी रोल कर रहा है, एक बॉडी मान लीजिए रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है ग्राउंड के ऊपर, तो जब ये बॉडी जब मोशन में है ग्राउंड के ऊपर, द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के बीच में जो मूविंग बॉडी है एंड द सरफेस है, स्टेशनरी सरफेस, तो इनमें जो भी एक्चुअली फोर्स लग रहा है, इवन हो सकता है कि दोनों मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है, दोनों एक्चुअली मूव कर रहे हैं, तभी भी एक्चुअली इन दोनों में जो भी फोर्स लगेगा तो इसको ही क्या कहेंगे हम? काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे कहेंगे। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि मान लीजिए अगर आपने कोई तो बॉडी ज़मीन पर रखा है, ऑब्जेक्ट बॉडी यानी कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन पर रखा है, और अगर आपने उसको पुश किया तो एक्चुअली क्या है, मान लीजिए कुछ समय के बाद ऐसे आगे जाएगी, यानी स्लाइड कर रही है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द अदर ऑब्जेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन देम इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऐसे कहेंगे, क्योंकि ये बॉडी आगे जाना चाहता है और उसको ग्राउंड क्या है, पीछे रोकना चाहता है, इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई तो रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि सर्कुलर हो कह सकते हैं, या आप उसको स्पेरिकल कह सकते हैं, तो जब भी मोशन में है कोई तो सर्कुलर या स्पेरिकल ऑब्जेक्ट और वो एक्चुअली रोल कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये उन दोनों के बीच में ये आगे जाना चाहता है तो सरफेस उसको पीछे खींचना चाहता है, तो इसको क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अदर सरफेस इट शोज और एक्सर्ट्स रोलिंग फ्रिक्शन। उसके बाद है फ्लूइड फ्रिक्शन। मान लीजिए अगर आप पानी है, तो पानी स्विमिंग पूल में है, और स्विमिंग पूल में अगर आप आपका हाथ मूव करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपका हाथ है या बॉडी है, तो बॉडी पार्ट उतना आसानी से नहीं मूव कर सकते जितना आप एयर में मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि द फ्लूइड व्हेन एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू एनी फ्लूइड एक्सर्ट दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो यानी कि फ्लूइड क्या करता है? सॉलिड ऑब्जेक्ट पे फ्लूइड फ्रिक्शन लगाता है। जो फ्रिक्शन जो होता है, तो फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, मूविंग बॉडीज कह सकते हैं। एक्चुअली उसमें से देखिए, एक मिनिमम ये होनी चाहिए, मूविंग होनी चाहिए, दूसरी स्टेशनरी हुई तो भी चलेगी, या अदरवाइज ये नीचे वाली अगर मान लीजिए मूविंग है, ऊपर की स्टेशनरी हुई तो भी चलेगी, या दूसरी कैसे ऐसे हो सकती है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर मान लीजिए स्लाइड कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं,
तो तभी जाके ये आपके फ्रिक्शन काम करेगा। लिक्विड एग्जर्ट मोर फ्रिक्शन देन द गैसेस, यानी कि जो लिक्विड्स होते हैं वो लिक्विड ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर टू गैसेस। वी यूज़ बॉल बेयरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो मशीन्स वगैरह है तो मशीन वगैरह में फ्रिक्शन कम करने के लिए बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर लुब्रिकेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइकिल वगैरह देखें, हम बचपन में जब साइकिल खेलते थे तो साइकिल में हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करता है कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जिसकी वजह से जो वियर एंड टेयर है, जो चेन होती है साइकिल की, तो वो चेन जो है तो चेन का वियर एंड टेयर कम हो जाता है। फ्रिक्शन कॉजेस वियर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन। अगर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन तो चलता है, फ्रिक्शन की वजह से मशीन तो अच्छे से काम करता है, बट उसकी वजह से क्या होता है, वियर एंड टेयर भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो उसके जो पार्ट है, तो आपको जो भी रिप्लेस मीन्स जो भी जो पार्ट मान लीजिए वियर हो सकता है, वियर आउट हो सकता है, तो आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये ड्रॉबैक भी है। फोर्स डज नॉट चेंज मास ऑफ द बॉडी। अगर मान लीजिए आप किसी भी बॉडी पे अगर मान लीजिए फोर्स लगाए, तो फोर्स क्या कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है या इवन उसकी साइज चेंज कर सकता है, लेकिन उसका जो मास है उस मास को चेंज नहीं कर सकता है। अगर हम वेट सरफेस की बात करें तो वेट सरफेस हैज़ लेस फ्रिक्शन देन द ड्राई सरफेस। मान लीजिए अगर आपके पास मान लीजिए एक सरफेस है, एक सरफेस है, उसके ऊपर हमने दूसरा कोई तो बॉडी रख दिया, और एक्चुअली जब हमने उसको अगर मूव कर दिया तो ये कुछ ना कुछ फ्रिक्शन दिखाएगा। तो सपोज ड्राई फ्रिक्शन दिखा रहा है, हाँ। और इसके ऊपर अभी क्या किया है, ये जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने कुछ ऑयल वगैरह लगा दिया है मान लीजिए, और उसके ऊपर जब अगर हम या इवन पानी डाला है, और तो उसके ऊपर मान लीजिए अगर हमने ये बॉल अगर रोल करने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये जो फ्रिक्शन है ना वो कम हो जाएगा, यानी कि ड्राई फ्रिक्शन इज मोर कंपेयर टू वेटिंग सरफेस। तो एक्चुअली जो जब भी कोई लुब्रिकेशन आता है बीच में, तो क्या कहता है, तो वो उसको वेट सरफेस आ जाएगा या वेट मटेरियल आ जाएगा दो सॉलिड सरफेस के बीच में, तो फ्रिक्शन को कम कर देता है। फ्रिक्शन क्या करता है, तो वियर एंड टेयर करता है किसी भी पार्ट का, मशीन के पार्ट का, इवन कोई मैकेनिकल पार्ट का। इवन आपने स्लीपर्स वगैरह भी देखे रहेंगे, जब भी आप चलते हैं तो आपके स्लीपर्स क्या होते हैं, वॉर्न आउट होते हैं कुछ समय के बाद। उसके बाद उसके में हीट भी प्रोड्यूस होती है। अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप चलने के बाद अगर आपने आपके चप्पल को या स्लीपर को हाथ लगाया, तो आपको पता लग जाएगा कि वो गर्म हो गई। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट आल्सो, और ये क्या करता है, मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है फ्रिक्शन। ब्रेक्स क्या है, तो ब्रेक्स भी एक टाइप के फोर्स प्रोवाइडिंग ही है। तो क्या है, ब्रेक्स क्या कौन सा फोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से जो स्पीड है हमारी साइकिल का या गाड़ी का, कार हो, टू व्हीलर हो या साइकिल हो, तो उसका हम स्पीड कम कर सकते हैं और फाइनली हम उसे रोक भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स।